अच्छा जी, आज हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि एक डिज़ाइन मेथड्स के बारे में है। सो कंट्रोल डिज़ाइन करना हमने एक दफ़ा तो स्टेट स्पेस में सीख लिया था, बट दैट वाज़ यूजिंग मैट्रिसेस जो स्टेट स्पेस मैट्रिसेस होते हैं। अब हम ट्रांसफ़र फंक्शंस को यूज़ करते हुए क्लासिकल डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल चैप्टर, बट इसके अंदर काफ़ी कुछ जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे। सो सबसे पहले तो ये देखिए कि हम अगर अपने सिस्टम को लेट्स से कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम अपने क्लोज लूप पोल्स को कहाँ पे रखना चाहेंगे। आपको पता है कि अगर ये इमेजिनरी एक्सेस है, ये रियल एक्सेस है, ओरिजिन के ऊपर आप होंगे तो फिर तो इंटीग्रेटर होगा प्योरली। आपको चाहिए कि आप लेफ़्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा अपनी क्लोज लूप पोल्स को मूव करें। क्लोज लूप पोल्स को लेफ्ट साइड पे मूव इसलिए करें बिकॉज राइट साइड पे तो अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। लेकिन जब लेफ्ट साइड पे होगा तो भी थोड़ा सा स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप दूर लेके जाएंगे उतना जल्दी उसका सेटलिंग टाइम होगा। अगर आप याद करें सेटलिंग टाइम किस पर डिपेंड करता था, सेटलिंग टाइम डिपेंडेड ऑन जीटा एंड ओमेगा एन, विच इज़ एक्चुअली दिस लेट्स से नेगेटिव रियल पार्ट जो है वो जितना बड़ा होगा सेटलिंग टाइम उतना ही छोटा होगा। तो हम इसलिए चाहते हैं कि सेटलिंग टाइम, सो ये सेटलिंग टाइम की लाइन है ये वाली, राइट। कि इस सेटलिंग टाइम के इधर जब आप आएंगे तो सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि सिस्टम सेटल जल्दी करे, बहुत देर से ना करे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इस रीजन में हो। तो ये गुड रीजन है। अच्छा, एक और बात ये है कि जब आपका सिस्टम इस रीजन में तो होगा लेकिन वो इधर काफ़ी ऊपर चला जाएगा, फिर क्या होगा। वी नो दैट कि ये जो लाइन है ये डैम्पिंग रेशो की लाइन है। फॉर लेट्स से 0.7, 0.6, 0.8 जो भी एक डैम्पिंग रेशो है उसकी आप एक लाइन लगा लीजिए कि लाइन, आपको पता है ये एंगल रिलेट करता है डैम्पिंग रेशो के साथ। सो इस एंगल की लाइन लगा लें जो आपके डैम्पिंग रेशो को बताएगी। तो इसका मतलब है आप इस रीजन से बाहर जाएंगे तो आपकी डैम्पिंग रेशो कम हो जाएगी। इस रीजन के अंदर आएंगे डैम्पिंग रेशो ठीक हो जाएगी। तो इस रीजन से बाहर जाएंगे तो ओवरशूट बहुत बढ़ जाएगा। तो हम ये भी नहीं चाहते ओवरशूट बहुत ज़्यादा हो, हम ये भी नहीं चाहते कि सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो। तो इन दोनों को मिला के जो हमारे पास ट्रेड ऑफ होता है दैट इज़ समहाउ दिस रीजन। ठीक है, इस रीजन के अंदर जितना दूर हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देखें इस लाइन के ऊपर होंगे तो कभी भी ओवरशूट होगा ही नहीं। इस लाइन के ऊपर अगर आप इस रीजन में भी आ जाएंगे तो ओवरशूट नहीं होगा। सो वी वांट द सिस्टम टू हैव क्लोज लूप होल समवेयर इन दिस रीजन। ठीक है। अच्छा, इन जनरल अब आप कहेंगे कि इन दिस रीजन हम कहाँ प्लेस करें। वो आप खुद देखते हुए प्लेस कर लें कि आपका सिस्टम कितनी एक इनपुट बर्दाश्त कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको, मैं पहले भी एक एग्जांपल देता रहा हूँ कि अगर आप अपने ड्राइवर से कहेंगे कि वो आईएसटी से फैज़ाबाद तक जो है वो 10 मिनट में पहुँचा दे तो शायद वो पहुँचा तो दे, वो सेटलिंग टाइम कम तो हो जाएगा आपका। बट द ट्रबल इज़ कि हो सकता है गाड़ी की तबाही हो जाए इतने टाइम के अंदर। सो वी डू नॉट वांट दैट। तो हम अपने सिस्टम को, बिकॉज जब भी आप रियल लाइफ में सिस्टम डिज़ाइन करेंगे आपको थोड़ा सा पता होगा वो किस टाइप का सिस्टम है, उसमें कितनी इनपुट नॉर्मली देते होते हैं, उससे ज़्यादा देंगे तो काम ख़राब ही ना होना शुरू हो जाए। सो यू नो योर एक्चुएटर्स, यू नो एवरीथिंग। एंड उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि इस रीजन में यहाँ पे मैं लेट्स से पोल को प्लेस कर दूँ, सो इट्स गुड। अच्छा, इधर दूर कर दूँ। अच्छा, एक और चीज़, जितना आप अपने वो ज़ाहिर है सेटलिंग टाइम को छोटा करेंगे उतना आपका फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूल कॉन्शियस हैं, आप सस्ती चीज़ बनाना चाहते हैं, या आपके जो कस्टमर हैं या आपके बॉस हैं, ही इज़ लेट्स से समवन जो कि चाहते हैं कि आप कम से कम फ्यूल लगाएं, कम से कम वोल्टेज यूज़ करें, कम से कम पावर यूज़ करें, इनफैक्ट वोल्टेज तो सो कम से कम पावर यूज़ करें, तो आप ज़रा करीब करीब रहेंगे। अगर आपका बॉस चाहता है कि नहीं आपका रिस्पॉन्स बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, बट लेट्स से आप इनपुट ज़्यादा लगा सकते हैं, देन यू कैन मूव ऑन फर्दर टू द लेफ्ट। सो इट रियली डिपेंड्स कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। सो इसीलिए कहते हैं कंट्रोल डिज़ाइन इज़ लेट्स से अ साइंस बट एज वेल एज इट इज़ एन आर्ट। कि जिस तरह से आपके पास आर्ट्स में you only have some, let's say, guidelines about good art or some guidelines about bad art, but उसको देखते हुए आपने अपनी क्रिएटिविटी को खुद यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे भी आप क्रिएटिविटी रियल लाइफ में आपको खुद यूज़ करनी होती है। हम जो आपको सिस्टम्स देंगे वो ज़रा सिंप्लीफाइड सिस्टम्स होंगे, उनके अंदर इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी अगर आपके पास कम भी है तो फिक्र करने की बात नहीं। बट इट्स अ गुड आइडिया कि आप ज़रा कंट्रोल सिस्टम्स को देखते हुए अपनी क्रिएटिव साइड को भी इम्प्रूव कर लीजिए। सो ये तो हो गया बात रूट लोकस से हम कर सकते हैं, बट वी नो दैट रूट लोकस फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कि अगर आपके पास 5-6 पोल्स आ जाएँ, 2-3 ज़ीरोज़ आ जाएँ तो बिल्कुल हाथ से ड्रॉ करने वाला रूट लोकस बनता ही नहीं है। एंड लेट्स से बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ठीक से ड्रॉ करना और उसको ठीक से अंदाज़ा लगाना। सो रूट लोकस के, इसीलिए मैं रूट लोकस से डिज़ाइन नहीं करवाता। मैं रूट लोकस पढ़ा देता हूँ बेसिक एनालिसिस के लिए, बट आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू डिज़ाइन यूजिंग रूट लोकस। लकीली दीज स्पेसिफिकेशंस, ये स्पेसिफिकेशन है ना डिज़ाइन की कि आपका डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए जिसका ओवरशूट बहुत ज़्यादा ना हो, सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा ना हो। सो ये स्पेसिफिकेशन जो हैं हम अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे भी मूव कर सकते हैं।
जब हम वो कर लेंगे तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा बॉडी प्लॉट की शेप किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की नहीं होनी चाहिए। सो जब वो पता चल गया तो हम बॉडी प्लॉट को याद कीजिए कि बॉडी प्लॉट की शेप किस पर डिपेंड कर रही थी, गेन, पोल एंड ज़ीरोज़ के ऊपर। एंड अगर बॉडी प्लॉट की शेप वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें अपनी मर्ज़ी से पोल्स एंड ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। अपनी मर्ज़ी से पोल्स एंड ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो वही तो कंट्रोलर है, राइट? सिस्टम को तो हम नहीं छेड़ सकते। हम क्या चेंज कर सकते हैं, सिस्टम से पहले कंट्रोलर में पोल्स एंड ज़ीरोज़ डाल दें। जब कंट्रोलर में पोल्स एंड ज़ीरोज़ डालेंगे तो ओवरऑल तो लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, जो कि कंट्रोलर टाइम्स द सिस्टम टाइम्स द फीडबैक एलिमेंट, जो कि टिपिकली हम 1 ले लेते हैं। तो ये सारा ओवरऑल लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, व्हिच डिटरमाइन्स आवर फेज़ मार्जिन, गेन मार्जिन, व्हिच डिटरमाइन्स आवर रूट लोकस, व्हिच डिटरमाइन्स आवर बॉडी प्लॉट एंड एवरीथिंग, व्हिच इवन डिटरमाइन्स आवर स्टेडी स्टेट एरर। तो इसलिए जब हम लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में हम अपने सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन जी तो चेंज नहीं कर सकते, हम के यकीनन चेंज कर सकते हैं। एच को टिपिकली हम खामखा नहीं छेड़ते। एच इज़ लेट्स से सेंसर डायनामिक्स, सेंसर की डायनामिक्स को छेड़ना ज़रा मसला भी हो सकता है। सो इसलिए वी जस्ट प्ले विद द कंट्रोलर गेन। तो कंट्रोलर को जब कंट्रोलर गेन नहीं, मेरा मतलब है कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन। तो कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन जब हम चेंज करेंगे तो उसकी वजह से लूप ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो वी कैन जस्ट ऐड पोल्स एंड जीरोज एंड सम गेन इनटू द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड दैट विल गिव अस अ कंट्रोलर। तो उससे हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे हमारी क्या चीज़ें बता रही थी। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे हमें एक तो पता चल रहा जाता था कि हमारे पास जो डैम्पिंग रेशियो है, दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फेज़ मार्जिन डिवाइडेड बाय 100, फेज़ मार्जिन इन डिग्रीज ऑफ कोर्स। रेजोनेंस पीक याद कीजिए, वो भी रिलेटेड थी इससे कि आप अपने सिस्टम का बॉडी प्लॉट ड्रॉ करें, रेजोनेंस पीक से आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्टम की डैम्पिंग रेशियो कैसी है, फेज़ मार्जिन से आपको पता चल जाएगा डैम्पिंग रेशियो कैसी है। क्लोज लूप बैंडविड्थ विच इज़ रफली इक्वल टू क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, लेट्स से फॉर मोस्ट ऑफ योर एनालिसिस यू कैन डू दिस इन दिस कोर्स, बट सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। फॉर एनालिसिस हम इनको सेम ले लेते हैं, बट एक्चुअली ये सेम नहीं है। सो इट इज़ मेनली रिलेटेड टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। जैसे आप बैंडविड्थ बढ़ाएंगे ओमेगा एन बढ़ जाएगी। फिर अगर आप याद कीजिए सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या था, 3/जीटा टाइम्स ओमेगा एन और 4 डिवाइडेड बाय जीटा ओवर ओमेगा एन, जीटा टाइम्स ओमेगा एन। सो इसमें जीटा एंड ओमेगा एन दोनों आ रहे हैं, तो जीटा यहाँ से रिलेटेड था, ओमेगा यहाँ से रिलेटेड था। जब ये दोनों चीज़ें आ गई तो हमारे पास सेटलिंग टाइम भी आ गया। एंड अगर आप याद कीजिए तो स्टेडी स्टेट एरर्स तो होते ही डीसी गेन से रिलेट करते थे, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का उसका तरीका भी आगे चल के मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं, बट यू नो दैट ऑलरेडी। सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को अगर बेहतर करना है तो उसके लिए जो बेसिक आइडिया है क्लासिकल कंट्रोल डिज़ाइन का, क्लासिकल कंट्रोल डिज़ाइन हम इसलिए कहते हैं ये मेथड्स पहले आए थे, वो जो स्टेट स्पेस वाले मेथड्स हैं वो बाद में आए थे। बट लेट्स से ये मेथड्स बहुत ही अच्छे कंसिडर होते हैं प्रैक्टिस के अंदर। इनफैक्ट मॉडर्न कंट्रोल के अंदर जो मॉडर्न कंट्रोल में कुछ मसाइल सामने आए थे, जिस तरह मैंने आपको नॉइज़ का मसला बताया और इस तरह से, तो उन मसाइल को दूर करने के लिए अब जो उसके भी बाद पोस्ट मॉडर्न मेथड्स आए हैं, वो दोबारा से इन क्लासिकल कंट्रोल डिज़ाइंस के मेथड्स को लेट्स से ये काफ़ी इनकी इंसाइट्स को यूज़ करते हैं मॉडर्न, वो जो पोस्ट मॉडर्न मेथड्स हैं। तो इसलिए क्लासिकल डिज़ाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर लेट्स से आई वुड सजेस्ट कि यू शुड नेवर डिज़ाइन practical control system, yeah, control system for any practical system with modern methods, unless you have designed let's say classical control systems for at least 5 to 10 years. उससे पहले किसी भी हाई परफॉर्मेंस सिस्टम के ऊपर आपने जो है ना वो डायरेक्टली एडवांस्ड वो जो मॉडर्न कंट्रोल है वो नहीं लगाना, बिकॉज उनके मसले आपको समझ ही नहीं आते। वो आप एक बटन दबाते हैं, वो डिज़ाइन हो जाता है, बट आपको पता नहीं चलता। सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द क्लासिकल डिज़ाइन, ऑलवेज ऑलवेज, लेट मी एम्फसाइज दैट। अच्छा, अब उसका आइडिया क्या है कि सेलेक्ट जी सी क्या है, कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है, सो दैट द लूप ट्रांसफर फंक्शन एल क्रॉसेज ओवर 0 dB एट द राइट ओमेगा सी क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी विद अ स्लोप ऑफ -20 dB पर डेकेड। अच्छा, अब ये क्यों है? याद कीजिए हमने कहा था कि क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट कर रही है, वेल ये ओमेगा एन से रिलेट कर रही है, एंड स्लोप जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, याद कीजिए अगर -20 dB का स्लोप होगा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वी हैव नेट वन मोर पोल देन द ज़ीरो, राइट? इसको देख लीजिए, नेट वन मोर पोल देन द ज़ीरो। एंड इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास जो फेज़ होगा अराउंड दिस फ्रीक्वेंसी दैट वुड बी मोर और लेस -90 डिग्रीज। एंड -90 डिग्रीज का मतलब है कि आपको काइंड ऑफ 90 डिग्रीज के आसपास का फेज़ मार्जिन मिल जाएगा। वेल एट टाइम्स इट्स नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। उसकी रीज़न आपको पता है कि ये जो जब आपके पास मैग्नीट्यूड
तो फटाफट चेंज हो जाता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन आपका फेज़ एक डेकेड पहले ही चेंज होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली आपका जो फेज़ है वो एक डेकेड बाद तक उसका कंट्रीब्यूशन आता रहता है। तो हो सकता है आपने वो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से थोड़ा पहले एक पोल या ज़ीरो ऐड किया हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन लेट्स से अभी पूरा ना आया हो, या जो आपने क्रॉस ओवर के बाद ऐड करना है पोल या ज़ीरो, उसका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आना शुरू हो गया हो। सो इट्स रफ आइडिया कि आपने अपने कंट्रोलर को इस तरह से चूज़ करना है कि आपका लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्रॉस ओवर करेगा राइट आपके जो डिज़ायर्ड क्रॉस ओवर थी उसके ऊपर, एंड आपका स्लोप क्या होना चाहिए, दैट इज़ -20 dB पर डेकेड। एसेंशली दिस -20 dB पर डेकेड रिलेट्स टू योर फेज मार्जिन। ठीक हो गया जी। सो इट्स ईजी टू सी कि अगर आपका सिस्टम एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो आपके पास प्रोपोर्शनल कंट्रोल से ही ऑलमोस्ट काम चल जाता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए। वाई इज़ दैट? बिकॉज देखिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास कभी भी आपका जो फेज़ है, अनलेस यू हैव लेट्स से अ लॉट मोर जीरोज दैन पोल, तो आपका फेज़ कभी भी लेट्स से -180 को नहीं अप्रोच करेगा। तो इसलिए आप अगर आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है which is the case for some very simple systems, तो आपको proportional कंट्रोल से ही मोर और लेस काम चल सकता है। परहैप्स यू डोंट इवन नीड अ हायर और टाइप ऑफ कंट्रोलर, बिकॉज इससे ही काम आपका शायद चल जाता हो अक्सर केसेस में। कुछ केसेस में नहीं चलता होगा, फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। हायर ऑर्डर सिस्टम्स के केस में हम क्या करेंगे, वी कैन ऐड जीरोज एंड पोल्स इन द कंपनसेटर और कंट्रोलर। अच्छा, कंपनसेटर क्यों कहते हैं उसको भी इन अ मिनट देखते हैं, बट कंपनसेटर या कंट्रोलर के दोनों वर्ड्स यूज होते हैं हमारे पास। सच दैट वी obtain a desired shape of the overall body plot। ओवरऑल बॉडी प्लॉट की एक डिजायर्ड शेप थी आपके पास, एंड आपने क्या किया कि उसके करीब तरीन लाने के लिए आपने पोल एंड जीरो ओरिजिनल सिस्टम में डाल दिए, सो दैट आपका जो रिस्पॉन्स है वो जो डिज़ायर्ड बॉडी प्लॉट है और जो आपका अपना बॉडी प्लॉट आ रहा है विद कंट्रोलर एंड विद योर सिस्टम, वो दोनों मैच कर जाएंगे, काफ़ी करीब आ जाएंगे दूसरे के। दैट्स व्हाट यू वांट। अच्छा, स्टडी स्टेट एरर्स के लिए हम क्या चाहते हैं? स्टडी स्टेट एरर आपने देखा होगा रिलेट करता है नॉट ओनली ऑल्सो विद द डिस्टर्बेंस रिजेक्शन, कि जितना आपका स्टडी स्टेट एरर परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतनी ही आप डिस्टर्बेंसेस को रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्टर्बेंसेस का इफेक्ट नहीं होगा आपके सिस्टम के ऊपर। सो वी जस्ट वांट कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है, ये जो हमारा डीसी गेन है वो बड़ा हो ओवर लो फ्रिक्वेंसीज, तो स्टडी स्टेट एरर इससे कम हो जाता है। सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऐसे सेट कर सकते हैं और ये आप ऐसे सेट कर सकते हैं। तो अभी हम आगे चल के देखते हैं कि हमने किस तरह से इन दोनों रिस्पॉन्सेज को ठीक करना है। अच्छा, हाउ कैन वी चूज दिस? सो दैट आवर लूप ट्रांसफर फंक्शन विच इज़ बेसिकली दिस, ये पी का मतलब प्लांट है, सो जी सी का मतलब जो है वो कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन है, एंड जी पी मीन्स द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्लांट। हमने क्या चाहिए, डिज़ायर्ड बैंडविड्थ चाहिए, डिज़ायर फेज मार्जिन चाहिए और एरर कांस्टेंट चाहिए। अच्छा, हमें ये पता है कि अगर हम ज़ीरो डाल देंगे क्रॉस ओवर से पहले तो हमारा इस स्लोप में +20 dB पर डेकेड का एडिशन हो जाएगी, एंड अगर हम पोल डाल देंगे तो -20 dB पर डेकेड स्लोप में ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों होगा? बिकॉज हम इसीलिए तो डीबीज़ में आए थे ना, लॉग लॉग स्केल पे इसीलिए आए थे कि मल्टीप्लिकेशन आपके पास एडिशन बन जाए। अब यहाँ पे आपको उसका फ़ायदा समझ आएगा, बिकॉज एवरीथिंग बिकम्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज इक्वल टू एडिंग अ फेज मार्जिन। ठीक है, बिकॉज जीरो डालेंगे तो आपके पास उसका +90 डिग्री का फेज़ आ जाता है ना, अगर आप याद कीजिए थोड़ी देर बाद आता है, और ये आपको पता है ना कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो 45 डिग्रीज आता है, उसके बाद एक डेकेड बाद जाके पूरा 90 आपको मिल जाता है। सो दिस इज एडिंग अ जीरो इज इक्वल टू एडिंग अ फेज मार्जिन, एंड फेज मार्जिन आपको क्या कराता है, मोर डैम्पिंग देता है, लेस ओवरशूट देता है। वेल दैट्स ऑल गुड। हाउएवर, जब आप एक जीरो डालेंगे, व्हाट इज जीरो? जीरो इज डेरिवेटिव। जिस तरह से पोल इज लेट्स से जीरो एट जो है वो ओरिजिन, हमने कहा था कि लेट्स से व्हाट इज जीरो एट ओरिजिन या पोल एट ओरिजिन, वो हमने देखा था कि जीरो एट ओरिजिन इज डेरिवेटिव, एंड व्हाट इज पोल एट ओरिजिन, दैट मीन्स कि हमारे पास इंटीग्रेटर है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो डालेंगे, तो अगर बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर होगा तो वो प्योर डेरिवेटिव होगा, लेकिन अगर वो ओरिजिन के ऊपर नहीं भी होगा, किसी और जगह पे होगा, तो वो क्या करेगा? आपको पता है कि उसकी वजह से +20 dB पर डेकेड का स्लोप आ जाएगा। तो कंट्रोलर क्या कर रहा है? तो कंट्रोलर का अगर आप बॉडी प्लॉट देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। जब कंट्रोलर का बॉडी प्लॉट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसका मतलब है कि हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसीज पे आपका कंट्रोलर ज़्यादा से ज़्यादा गेन जनरेट करेगा, विच इज़ वेल समथिंग जो कि मैंने आपसे कहा था फिजिकल सिस्टम्स में कभी नहीं हो सकता कि आप छोटा सिग्नल दें और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का दें, उसे बहुत बड़ा भी कर दिए और फ्रीक्वेंसी तो वो वही रखेगा। सो बेसिकली
दिस इज़ समथिंग जो कि प्योर डेरिवेटिव एक्शन एट हाई फ्रीक्वेंसीज। इससे क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे आपकी एक तो नॉइज़ एम्पलीफाई हो जाती है, एंड दूसरा कोई प्रैक्टिकल सिस्टम ऐसा हो नहीं सकता जो बिल्कुल ये करता जा रहा हो। तो इसलिए प्योर डेरिवेटिव ब्लॉक जो है ना वो आप ना इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो अगर कर भी लें तो नॉइज़ को ज़्यादा बढ़ाता चला जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ी एक ज़ीरो तो डालते हैं, लेकिन क्रॉस ओवर के फ़ौरन बाद हम एक पोल भी डाल देते हैं। So idea is that add a zero before crossover to get desired phase margin, but add a pole after the crossover to avoid the problems of a derivative block. ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा हुआ एक ज़ीरो है एंड एक पोल है। जो ज़ीरो है, ज़ीरो अपने सिस्टम के अंदर +20 dB का मैग्नीट्यूड में ऐड कर देगा स्लोप, +20 dB पर डेकेड का, और जो हमारे पास पोल है वो -20 dB पर डेकेड का स्लोप थोड़ी देर बाद ऑफ कोर्स ऐड करेंगे, ताकि फेज़ का हमें फ़ायदा मिल जाए, बिकॉज इसका फेज़ +90 है, इसका -90 है। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट अराउंड क्रॉस ओवर, बिकॉज ये हम ज़ीरो क्रॉस ओवर से थोड़ा पहले डालेंगे ताकि क्रॉस ओवर तक उसके फेज़ का फ़ायदा पहुंच जाए, एंड इसको पोल को हम क्रॉस ओवर से थोड़ा सा आगे डालेंगे ताकि उसका जो फेज़ का इफेक्ट है वो क्रॉस ओवर तक ना आए, क्रॉस ओवर के बाद ही वो शुरू हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल व्हाट वी वांट। आगे कुछ एग्जांपल से भी हम देख लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी डू कि हम अपने सिस्टम को जब तक उसका पोल या ज़ीरो दोनों नहीं आया था, तो उसका जो जो मैग्नीट्यूड था वो 0 dB था। 0 dB आपको पता है 1 होता है, ना ये अटेनुएशन है ना ये एम्पलीफिकेशन है। सो इट गोज़ ऑन until you reach the frequency of ज़ीरो। ज़ीरो के ऊपर you get +20 dB per decade का स्लोप। उसके बाद once you reach द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये आ गई, एंड देन व्हाट हैपन्स कि आपका रिस्पॉन्स फिर स्ट्रेट हो जाता है। क्यों? +20 dB पर डेकेड का स्लोप यहाँ पे था, पोल की वजह से -20 dB पर डेकेड का स्लोप ऐड हो गया, एंड इवेंचुअली व्हाट बिकम्स इज लेट्स से इस तरह की शेप मिल जाएगी। इसको आपको पता है, आप स्मूथ कर सकते हैं वो एसिम्पटोट्स के साथ। यहाँ पे +20 dB +3 dB का पॉइंट, और यहाँ पे -3 dB का पॉइंट, ये आप कर लेंगे ऐड इस सारे पॉट के अंदर। एंड फेज़ कैसा होगा आपका? वेल आपको पता है कि जहाँ पे आपके पास ज़ीरो आपने डाला है, यहाँ पे आपका फेज़ होगा काइंड ऑफ नहीं बल्कि एग्जैक्टली +45। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका फेज़ क्या होगा? वेल इट इज़ एग्जैक्टली -45, लेकिन हो सकता है कि इसका भी पूरा फेज़ ना आए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आपके पास एक डेकेड पहले इससे आपका स्लोप आना शुरू होगा, सॉरी फेज़ आना शुरू होगा काइंड ऑफ। इस जगह के ऊपर ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका फेज़ होगा +45, एंड इसके एक डेकेड बाद जाके आपका फेज़ हो जाएगा +90। ठीक है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट माइनस, दिस इज़ +90। ठीक है, सो +90 पे आपका फेज़ चला गया। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद आपके पोल का इफेक्ट आना शुरू होगा, बट अगर आपके पोल एंड ज़ीरो के दरमियान स्पेसिंग कम है तो क्या होगा? अभी ज़ीरो के फेज़ का पूरा इफेक्ट आया नहीं होगा, 90 तक नहीं पहुँचे होंगे, आपके पोल का फेज़ का इफेक्ट भी आने लग जाएगा। सो देन व्हाट हैपन्स कि आपको जो फेज़ लीड मिलेगी, लीड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये प्लस पॉजिटिव फेज़ आ रहा है, इसलिए हम इसको लीड कह रहे हैं। तो फेज़ लीड आपको इस तरह से पूरी नहीं मिल सकेगी, हो सकता है आपको कम मिले। सो इट रियली डिपेंड्स कि आप पोल एंड ज़ीरो के दरमियान गैप कितना रख रहे हैं। अगर इट इज़ लेट्स से एटलीस्ट 1 डेकेड, तो आपको वेल यस 1 डेकेड बाद तक इसका पूरा फेज़ आ चुका होगा। वेल इफ़ इट इज़ 2 डेकेड्स, तो फिर आपको पता है आपको ऑलमोस्ट 90 डिग्री का फेज़ लीड मिल जाएगा। बट वी डोंट डू दैट बिकॉज फेज़ 90 डिग्री का फेज़ लीड हम नहीं डालना चाहते। उसकी रीज़न ये है कि तब तक ये हमारा स्लोप बहुत ज़्यादा, लेट्स से स्लोप तो यही है, बट अगर इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो आप इस पॉइंट पे बहुत ऊपर आ चुके होंगे, एंड ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। लेट्स से इसका मतलब है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन जनरेट कर रहे हैं, एंड ये एम्पलीफिकेशन हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना अच्छी होती है ज़ीरो की वजह से, नॉइज़ की वजह से, और ना ही प्रैक्टिकली लेट्स से अच्छी चीज़ होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इस तरह से। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम टिपिकली इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वो उसकी क्या गाइडलाइंस हैं अभी मैं बताता हूँ। सो लीड कंपनसेटर इसलिए कहते हैं कि फेज़ लीड की जो कमी थी हमारे पास सिस्टम में, सो दिस हैज़ कंपनसेटेड दैट डेफिशिएंसी बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल फेज़ लीड। तो इसलिए हम इसको कंपनसेटर या कंट्रोलर कहते हैं। सो इस केस में जो ज़ीरो है वो पहले आएगी, पोल बाद में आएगा। वेल दैट्स व्हाट इट इज़। सो हम ज़ीरो लो फ्रीक्वेंसी पे डालेंगे, इससे क्या होगा? हमारे गेन का स्लोप +1 हो जाएगा, +20 dB पर डेकेड हो जाएगा। ये +1 आपको पता है ये dBs के बगैर वाले स्केल में, लेट्स से जो हमारा लॉग लॉग स्केल नहीं है बट लीनियर स्केल है, उसके ऊपर +1 स्लोप होगा। बट अगर हम इसके ऊपर आएंगे लॉग लॉग स्केल के ऊपर, सो सॉरी
अगर आप ये 20 साथ में हटा देंगे ना तो फिर आपका स्लोप 1 बनेगा, बिकॉज अगर आप देखिए 20 dB पर डेकेड है ना, तो अगर आप इसको डिवाइडेड बाई 20 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 पर डेकेड हो जाएगा. सो इट्स रिलेटेड टू दैट. सो फेज पॉजिटिव क्या है? फेज पॉजिटिव मीन्स दिस एड्स फेज लीड, कि आपके पास फेज लीड पॉजिटिव है ना, इसलिए हम इसको फेज लीड कहते हैं. अगर ये फेज हमारे पास नेगेटिव कंट्रीब्यूट करेगा हम इसको फेज लैग कहेंगे. सो अगर आप उसका ज़रा अच्छे से बोर्डे प्लॉट मैटलैब से ड्रॉ करवाएं, या आप खुद से भी ड्रॉ करना चाहें, तो दिस इज़ काइंड ऑफ इट, किस तरह से बनता है. आई मीन आप इसमें देख रहे हैं 90 तक क्यों नहीं पहुंच रहा, इसलिए नहीं पहुंच रहा बिकॉज आपके पास कितना फ़र्क है इसमें इन दोनों के बीच में, पोल एंड ज़ीरो के बीच में. आपके पास ज़ीरो है 0.1 के ऊपर विच इज़ हीयर, एंड आपके पास जो पोल है वो कहाँ पे है, वो 10 के ऊपर है. तो अगर आप देखें काइंड ऑफ 2 डेकेड्स का फ़र्क है, सो आप 90 के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं. बट स्टिल दिस इज़ लेट्स से 2 डेकेड्स इज़ क्वाइट फार ऑफ. आप देखें 40 dB का आपके पास एम्पलीफिकेशन आ रही है हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, विच इज़ क्वाइट अ लॉट. तो हम यूजली ये नहीं करते. हम फेज़ कंट्रीब्यूशन जो है ना वो मैक्सिमम 60 डिग्रीज तक लेते हैं लीड कंपनसेटर से. ये मैं आपको भी बता देता हूँ, आगे दोबारा से आएगा. सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, GC कंपनसेटर की फॉर्म है. लीड कंपनसेटर की KC क्या है, इसके साथ एक गेन फैक्टर हमने मल्टीप्लाई कर दिया. A lead compensator is typically designed to increase the phase margin. That's what we know. इसका प्रोसेस क्या होगा? well, सबसे पहले तो आप चूज़ कर लेंगे कि आपने किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्रॉसओवर करना है. बिकॉज ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने क्रॉसओवर करना है उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप ये वाली पीक रखना चाहेंगे. बिकॉज देखिए ये जो आपको फेज लीड मिल रही है, ये हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं मिल रही, या आपको एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे मिल रही है. तो इस ख़ास फ्रीक्वेंसी का आप फेज लीड की ये जो ख़ास फ्रीक्वेंसी है ये आप कहाँ रखना चाहेंगे, या आप वहीं पे रखेंगे ना जहाँ पे आप क्रॉस ओवर करना चाहते हैं. बिकॉज क्रॉस ओवर पे आपको फेज लीड चाहिए, आगे पीछे फेज लीड का फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको. सो फेज लीड आपको यहाँ पे चाहिए. अच्छा, फेज लीड क्यों चाहिए? बिकॉज आपका फेज मार्जिन वहाँ पे बेहतर हो जाता है. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फेज लीड इज़ इन द मिडल ऑफ पोल जीरो पेयर. अगर आप नोट कर लीजिए इस फिगर में कि आपके पास जीरो था 0.1 के ऊपर एंड आपका पोल था 10 के ऊपर, तो जाहिर है इन दोनों के मिडल में आपको जो है वो फेज लीड मैक्सिमम मिल रही है. एंड वो कैसे आप पता चलाएंगे कि आप ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू जो जीरो का मैग्नीट्यूड है टाइम्स पोल का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, ये निकालेंगे तो ये ओमेगा मिल जाएगा. तो हमारे पास दिस इज़ द वे कि हम पता चला लें कि हमें जो मैक्सिमम फेज लीड है वो कहाँ पे मिल रही है. तो इस केस में तो बड़ा आसान था. हमारे पास ज़ीरो था, लेट्स से जो पिछले हमने अभी केस देखा है, सो ज़ीरो वाज ऑन 0.1. ये एग्जांपल देखिए, ज़ीरो वाज ऑन 0.1, पोल वाज ऑन 10, एंड जाहिर है कि हमारे पास ये ओमेगा कहाँ पे आ जाएगी मैक्स, इट इज़ एट 1, बिकॉज 1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है. बट वी कैन डू दिस अदर वे अराउंड एज वेल. अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो किसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे हो, तो हमें ये पता चल जाएगा कि फिर ज़ीरो और पोल का मल्टीपल क्या होना चाहिए, राइट? हम इसका स्क्वायर ले लेंगे एंड ये हमें पता चल जाएगा इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए. सो ओमेगा मैक्स इज़ इक्वल टू ओमेगा सी. ये आप कर लें, ओमेगा सी की वैल्यू यहाँ प्लग इन कर दें तो आपको ज़ीरो टाइम्स पोल पता चल जाएगा क्या वैल्यू होगी. फिर पोल डिवाइडेड बाय ज़ीरो की भी एक हम वैल्यू निकाल सकते हैं. वो कैसे? बिकॉज पोल डिवाइडेड बाय ज़ीरो हमें क्या बता रहा है? पोल डिवाइडेड बाय ज़ीरो हमें ये बता रहा है कि पोल एंड ज़ीरो के अंदर कितनी स्पेसिंग है, राइट? ये ज़ीरो डॉट पोल हमें ये बता रहा है कि लेट्स से ये मिडिल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है. एंड जो पोल डिवाइडेड बाय ज़ीरो है ये हमें क्या बता रहा है? दिस टेल्स अस कि हमें कितना फेज़ मिल सकता है. पोल डिवाइडेड बाय ज़ीरो अगर ये स्पेसिंग ज़्यादा बड़ी होगी तो हमें ज़्यादा फेज़ मिल जाएगा, अगर पोल डिवाइडेड बाय ज़ीरो छोटा होगा तो हमें कम फेज़ मिलेगा. सो दिस इज़ व्हाट वी गेट. लेट्स से हमें फेज़ लीड जितनी डिज़ायर चाहिए हो या हम यहाँ से निकाल सकते हैं. अच्छा, एडजस्ट KC टू पुट क्रॉस ओवर एट डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी. एंड अब क्या था, आपने क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाल दी थी ताकि हमें मैक्सिमम फेज़ लीड यहाँ पे मिल जाए. फिर आपने स्पेसिंग चूज़ कर ली थी बिकॉज ये मिड पॉइंट दे रहा था आपको. अगर आप नोट करें, मिड पॉइंट बिटवीन द पोल्स एंड जीरोस, एंड दिस टेल्स यू कि पोल एंड जीरो की स्पेसिंग क्या है. तो आपको पोल एंड जीरो अब दोनों नोन हो चुके हैं. व्हाट इज़ नॉट स्टिल नोन इज़ दैट KC क्या है. एंड KC आप कैसे निकालेंगे? वेल, अब आप ओवरऑल अपने सिस्टम का बोर्डे प्लॉट बना लीजिए, इस पार्ट को भी ऐड कर लीजिए, और आपका प्लांट तो पहले ही है. एंड आप देखेंगे कि आपका हो सकता है क्रॉस ओवर एग्जैक्टली उस फ्रिक्वेंसी पे ना हो रहा हो जहाँ पे पहले आपने चाहा था होना हो. तो अब आप क्या करेंगे? अगर लेट्स से आपका क्रॉस ओवर उस फ्रिक्वेंसी के बाद हो रहा है तो आप क्या करें? वेल, यू जस्ट
डिक्रीज योर गेन, ठीक है। केसी को आप छोटा रखें तो उससे क्या होगा, आपकी क्रॉसओवर पीछे आ जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आपकी क्रॉसओवर उससे पहले ही पीछे है तो आप क्या करेंगे, केसी को 1 से ऊपर रखेंगे, तो उसकी वजह से आपका जो है वो केसी आपका सॉरी जो क्रॉसओवर है वो उस फ्रीक्वेंसी के करीब आ जाएगी। सो इसके फॉर्मूले भी हमारे पास हैं, बट ये दो फॉर्मूले आपने देख लिए, राइट। दिस इज़ रिलेटेड टू दैट, एंड जो पी ओवर जी है दैट इज़ रिलेटेड टू योर लेट्स से फेज लीड जितनी आपको मिल सकती है। जनरली वी कैन अप्लाई मल्टीपल लीड कंपनसेटर्स, बिकॉज एक लीड कंपनसेटर से मैंने आपको बताया है आपने 60 डिग्री से ज़्यादा यूजली फेज लीड नहीं लेना, उसके कुछ मसाइल होते हैं। सो अगर आपको उससे ज़्यादा फेज लीड चाहिए तो आप मल्टीपल लीड्स लगा लीजिए, दैट्स व्हाट यू कैन डू। यस, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमारा बोर्ड उससे बोर्डे प्लॉट कैसा होगा। मतलब आपका पहले बोर्डे प्लॉट आ रहा था यूँ, एंड नाउ इसका जो फेज़ था वो तकरीबन ये था। एंड अगर आप देखिए फेज़ मार्जिन बहुत ही छोटा था आ रहा था आपके पास। सो दिस इज़ नॉट गुड। सो व्हाट डू वी डू, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें क्रॉसओवर किस रीजन में करना है। सो अगर हमें पता चलता है कि क्रॉसओवर हम इस रीजन में चाहते हैं, ठीक हो गया, क्रॉसओवर इस रीजन में चाहते हैं तो हम अपना पोल एंड ज़ीरो इस तरह से डालेंगे, ज़ीरो उससे पहले डालेंगे क्रॉसओवर, डिज़ाइड क्रॉसओवर से पहले डालेंगे, एंड पोल जो है वो डिज़ाइड क्रॉसओवर के बाद डालेंगे, ठीक है। एंड इन दोनों में स्पेसिंग कितनी होगी, वेल स्पेसिंग उतनी होनी चाहिए जितना हमें फेज लीड चाहिए। एंड रफली लेट्स से मोर 1 डेकेड या उससे थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आगे हम एक दो एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ज़रा क्लियरली पता चल जाएगा। सो दिस इंक्रीजेज योर फेज लीड आप मिल गए। पहले फेज ये था ना 180 यहीं पे रीच कर जाता था, अब आपका 180 काफ़ी आगे जाके रीच होगा, फेज लीड मिल गई आपको। फेज लीड की वजह से क्या होगा अब, लेकिन आपकी क्रॉसओवर पुरानी जगह पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आपका स्लोप ही चेंज हो गया। पहले अब आपने ये यूँ आ रहे थे, अब आपने उसमें +20 dB पर डेकेड ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से अब आपका ये क्रॉसओवर डिले हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि अब इस तरह से आपने ये डाल लीजिए, इसको देखिए कि कैसे आ रहा है। फिर इसके अंदर आपने पोल डाल दिया। अब पोल भी आपने इस केस में क्रॉसओवर से आपने पहले ही डाल दिया, बिकॉज शायद इस केस में जो हमें फेज लीड की रिक्वायरमेंट थी वो इतनी बड़ी नहीं थी। अगर फेज लीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़ी हो तो यूजली हम पोल जो है वो क्रॉसओवर के बाद डालते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स। सो क्रॉसओवर के से पहले हमने पोल डाल दिया, अब हमारी क्रॉसओवर हो गई है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी वांटेड, कि हम ये चाहते थे कि क्रॉसओवर यहाँ पे हो। अगर आप देखें कि ये मैक्सिमम फेज लीड के एग्जैक्टली ऊपर तो नहीं है, बट काइंड ऑफ इट वर्क्स, ठीक है। फेज मार्जिन आपका पहले इतना था, अब काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है, एंड आपकी बैंडविड्थ बढ़ गई हुई है। सो लीड कंपनसेटर का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी बैंडविड्थ भी बढ़ जाती है, इसका मतलब आपका सिस्टम क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। बट समटाइम्स यू डोंट वांट दैट कि फेज बैंडविड्थ बढ़ जाए, फिर कुछ उसके और तरीके भी हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं। सो ये हमारे पास था, हमने ज़ीरो डाला, पोल डाला और इस तरह से कर दिया। सो नाउ वी हैव अ सिस्टम विच इज़ अ वेरी सिंपल सिस्टम। इसका बोर्डे प्लॉट क्विकली ड्रॉ कर लेंगे, एंड इसका बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करेंगे, एंड ज़रा हम अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेते हैं। हमें एक कंपनसेटर डिज़ाइन करना है सच दैट ओमेगा क्रॉस ओवर इज़ 10 रेडियंस पर सेकेंड एंड फेज मार्जिन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्रीज। अब अगर आप फेज़ मार्जिन चेक कीजिए इसका, इस सिस्टम का ऑलरेडी, तो आपको पता है कि सिस्टम का ऑलरेडी फेज़ मार्जिन काफ़ी कम है। स्पेशली अगर आप क्रॉस ओवर 10 रखें तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप वेल इसका मतलब ये है कि आपको इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी क्रॉस ओवर ऑलरेडी 10 से कम होगी। तो आप इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस ओवर आपकी आगे चली जाएगी, एंड आपका फेज़ मार्जिन का बेड़ा ही फर्क हो जाएगा। सो बेसिकली फेज़ मार्जिन इज़ ऑलमोस्ट नेल। आपको फेज़ मार्जिन 40 डिग्री का ऐड कराना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो फेज़ मार्जिन है 40 डिग्रीज़ का, ये इस बैंडविड्थ के साथ हो, ठीक है। आपकी बैंडविड्थ भी होनी चाहिए। सो दीज टू आर द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कोई बड़ी मुश्किल रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे? सबसे पहले तो हम 10 रेडियंस पर सेकंड के ऊपर जाकर देखें अभी अपने सिस्टम में, तो हमें स्लोप मिलता है -40 dB पर डेकेड का। क्यों? बिकॉज आपका एक पोल पड़ा हुआ है ओरिजिन के ऊपर और दूसरा पोल पड़ा हुआ है 1 रेडियंस पर सेकंड पे। तो इसका मतलब है जब आप 10 रेडियंस पर सेकंड पे आपका बोर्डे प्लॉट जाएगा तो ऑलरेडी दोनों पोल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन स्लोप का आ चुका है। एंड अगर आप वो जो थ्योरम मैंने दिखाया था फेज एंड गेन रिलेटेड थ्योरम, बिकॉज इसमें कोई राइट हाफ प्लेन पोल ये जीरो नहीं है, तो यू कैन अप्लाई दैट एंड यू सी दैट -40 dB पर डेकेड का स्लोप आ रहा है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली मतलब ये है कि आपके पास फेज मार्जिन इज काइंड ऑफ 90 डिग्रीज, फेज मार्जिन इज ऑलमोस्ट 0 डिग्रीज। सो आवर रिक्वायर्ड फेज मार्जिन इज 40 डिग्रीज। तो हमें कितना एंगल चाहिए अपने कंट्रोलर से? वेल पहले ज़ीरो है,
हमें चाहिए 40, तो 40 का सारा हमें कंट्रोलर से लेना पड़ेगा। अगर इसका पहले 5 होता ना तो फिर हमें 35 कंट्रोलर से चाहिए होता, ठीक है। बट इट इज़ ऑलरेडी अच्छा, अगर पहले इसके पास -10 होता तो हमें कंट्रोलर से कितना चाहिए होता, 50, बिकॉज आपने पहले 10 तो इसलिए चाहिए कि आप ज़ीरो पे लेके आएँ, और दूसरा फिर 40 पे लेके आने के लिए आपको मज़ीद 40 और चाहिए था, सो ओवरऑल 50 चाहिए था। सो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले नहीं दिया, बट मैंने आपको बस बताया था कि ज़ीरो और पोल की रेशो से आपके पास पता चलेगा कि कितना फेज़ आ सकता है। सो ज़ीरो एंड पोल की रेशो में ये फॉर्मूला आपके पास आता है, ज़ीरो और पोल की रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई रिक्वायर्ड। फाई रिक्वायर्ड क्या है, 40 डिग्रीज़। अच्छा, डिग्रीज़ में प्लीज़ मेक श्योर कि डिग्रीज़ में आप साइन में एंटर करें एंड डिग्रीज़ में यहाँ पे एंटर करें। जब आप इस फॉर्मूले में डालेंगे यू विल गेट द स्पेसिंग बिटवीन ज़ीरो एंड पोल विच इज़ 0.22। ये आपको स्पेसिंग पता चल गई, ज़ीरो और पोल कितने दूर होने चाहिए। अब हम आगे निकालेंगे कि ज़ीरो एंड पोल का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, एंड वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि क्रॉस ओवर जहाँ पे डिज़ायर्ड है वहीं पे चाहते हैं मिड पॉइंट हो। वेल फॉर दैट यू हैव दिस फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर जब आप डालेंगे, एंड ये आपके पास रेशो पहले ही आ चुकी है, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है। आप ज़ीरो डालेंगे 4.7 पे एंड पोल डालेंगे 21.4 के ऊपर। So, is this a decade away or less than a decade? Well, clearly this is less than a decade because 4.7 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ हाफ द डेकेड। सो हाफ द डेकेड के अराउंड आपको ऑलमोस्ट 40 डिग्री का फेज़ मार्जिन मिल रहा है। तो अगर आप मैंने आपको बताया एक लीड से आप मैक्सिमम 60 डिग्री का फेज़ जो है वो काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ स्टिल आई गेस अराउंड वन डेकेड का सेपरेशन बनती है। सो आपके पास ये भी आ गए, इन दोनों की रेशो आ गई विच इज़ द सेपरेशन, एंड आपके पास अब इन दोनों की लोकेशन भी आ गई थ्रू द मिड पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास पोल एंड ज़ीरोज़ आ गए। अब आपके पास सिर्फ एक काम रह गया, अब आपने के सी निकालना है कि अगर आपको इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, वो आपको क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपको ये डिज़ायर्ड फेज मार्जिन तो मिल ही जाए, बट साथ में आपकी क्रॉस ओवर भी ये हो। फॉर दैट यू नीड अ कांस्टेंट समटाइम्स। एंड वो कैसे निकालेंगे, उस तरह से निकालेंगे कि आपके पास जिस फ्रीक्वेंसी पे क्रॉस ओवर होगा उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका गेन 1 होना चाहिए। अगर आपका गेन 1 का मतलब 0 dB होता है, अगर आप याद कीजिए, तो अगर वो 1 नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, वेल फिर आप उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे गेन या डिवाइड करेंगे ताकि वो 1 हो जाए, एंड जो वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा दैट इज़ द फैक्टर इन के सी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने चेक किया एंड ये 1 नहीं है बट ये इट इज़ परहैप्स +20 dB, तो उसके मल्टीपल तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप उसमें -20 dB फेज़ ऐड कर -20 dB आप उसके अंदर गेन ऐड कर दें, एंड आप -20 dB का आपको कैसे पता चलेगा, क्या स्केल फैक्टर बनेगा, वेल -20 dB को आप log 20 मतलब डिवाइडेड बाई 20 करें एंड वो आपके पास 1 बन जाएगा। उसको आप लॉग इनवर्स ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना गेन फैक्टर आएगा। एक तरीका वो है, दूसरा ये मैथमेटिकल तरीका है कि आप ये फॉर्मूला लिख लें जिसके अंदर आपने ये कंपनसेटर लिखा है जो अभी आपने डिज़ाइन किया, साथ में GS लिखा है, यहाँ पे आपने S की जगह पे ये ओमेगा C की वैल्यू निकाल दें, इसको 1 करने और ये निकाल। बट आई थिंक दिस इज़ लॉन्ग, बट ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप चेक कर लें कि जो डिज़ायर्ड क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है उसमें लीड कंपनसेटर का कंट्रीब्यूशन डालकर आपके पास ऑलरेडी क्या वैल्यू आ रही है गेन की उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एंड अगर वो डीबीज़ उसमें कुछ ऐड हो रहे हैं तो आपने वो डीबीज़ माइनस करने हैं, एंड वो माइनस करने के लिए आपको कोई स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा <1 का, एंड अगर आपके पास ऑलरेडी डीबी माइनस में आ रहे हैं तो अब आपने उसमें कुछ प्लस डीबी ऐड करने हैं विच मीन्स अ फैक्टर ऑफ मोर देन 1, तो आपने ये मल्टीप्लाई करना। सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू, एंड व्हाट यू हैव इज़ कि आपके पास डायरेक्टली ये के सी आ जाता है जिससे आप अपने सिस्टम को, के सी भी आ गया, पोल एंड ज़ीरो भी आ गया, तो आपके पास पूरे का पूरा लीड कंपनसेटर डिज़ाइन हो चुके हैं। सो कंसिडर द सिस्टम्स। ये हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं। इन तीनों सिस्टम्स का अगर आप एक कंपनसेटर डिज़ाइन कर लें सच दैट वी हैव ओमेगा सी इज़ रिक्वायरमेंट इज़ 10 रेडियंस पर सेकेंड, एंड जो आपका फेज़ मार्जिन डिज़ायर्ड है यूजुअली आपको एक रेंज गिवन होती है, 35 डिग्री से ज़्यादा हो एंड 95 डिग्री से कम हो, तो इस फेज़ मार्जिन के लिए आप डिज़ाइन कर लीजिए। सो ये 3 एग्जांपल्स आप कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा पिछले एग्जांपल के फॉर्मूला को यूज़ करते हुए कि किस तरह से आपने ये निकालना है।
एंड ये जो थोड़ा उसका मैकेनिज़्म है जो हम देख रहे थे कि हमारा बॉर्डर प्लॉट पहले ऐसे आ रहा था, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने पहले एक ज़ीरो डाली, फिर हमने उसके बाद एक पोल डाल दिया। तो ज़ीरो से क्या हो गया कि हमारा स्लोप बढ़ गया, पोल से हमारा स्लोप कम हो गया दोबारा से। बट क्रॉस ओवर के बाद हमने यूजुअली पोल डालते हैं, ज़ीरो क्रॉस ओवर से पहले डालते हैं, तो हमें एक नेट फेज़ लीड मिल गई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो क्रॉस ओवर है अब वो इस जगह पर हो। तो अब ये इस जगह पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वेल हम देखेंगे कि ये जगह 0 डीबी लाइन से या 1 की लाइन से कितनी दूर है। तो ये जितनी दूर है उतना हम स्केल फैक्टर्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर आपको पता है ना, जब आप एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं बॉर्डर प्लॉट को, तो आपका बॉर्डर प्लॉट सारे का सारा शिफ्ट होकर ऊपर चला जाता है। तो ईच पॉइंट ऑन दिस बॉर्डर प्लॉट इज शिफ्टेड अबव। तो ये हमें मिल जाता है। सो ये हो गया लीड कंपनसेटर। एंड ये थोड़ा सा हमने देखा कि जो लूप ट्रांसफ़र फंक्शन था ऑलरेडी वो कुछ इस तरह से था। इसमें प्लांट का ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ ऐसा था। एंड हमने जब इसके अंदर एक कंपनसेटर डाल दिया ये वाला, तो अब हमारा जो ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन है वो ये हो गया। ये ऊपर क्यों गया है? बिकॉज हमने इसके साथ कोई कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई की है। और वो कॉन्स्टेंट टर्म क्यों मल्टीप्लाई की है? ताकि हमारा जो क्रॉस ओवर है वो 10 रेडियंस पर सेकंड पे हो। नाउ यू सी द क्रॉस ओवर इज एग्जैक्टली 10 रेडियंस पर सेकंड। ठीक हो गया। सो नाउ वी हैव डिज़ाइन दिस लीड कंपनसेटर। इसी तरह से आप बाकी वो जो एग्जांपल्स मैंने दिखाई हुई हैं उनका भी देख के चेक कर लीजिए।